सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जरूर आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर संदेश ये नियमित समाज तक पहुंचाने का क्या उद्देश्य है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम क्या लेकर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम लेकर आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड इस समय 38 में जो कुछ भी बाबा साहब के, चाहे वो लेख हो या भाषण हो या किसी तरह का वक्तव्य रहा हो, वो पूरा साहित्य हम संपूर्ण वाङ्मय का पूरा साहित्य इस समय हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जो आज बाबा साहब का जो साहित्य है, जो बुक्स में है, उसको हम यूट्यूब चैनल पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में, बदलते हुए परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो किताबें पढ़ें बैठकर, और जिन साथियों के पास समय है वो निश्चित रूप से किताबों का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन जिन साथियों के पास, जिस बाबा साहब के अनुयायियों के पास में समय नहीं है, चलते फिरते काम करते हुए वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये संदेश जरूर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यही उद्देश्य आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अंबेडकर संदेश प्रसारित करने का है कि बाबा साहब का जो संदेश है, बाबा साहब के जो स्पीचेज हैं, बाबा साहब के जो लेख हैं, वो समाज तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और इसमें हम और आप मिलकर इस कार्य को परिणाम तक पहुँचा सकते हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा रहे हैं, और आप इस वीडियो को स्वयं तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ समाज को पहुँचाने का भी काम आप कर रहे हैं। संदेश सुनने के बाद आप तुरंत कहीं व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर या जो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, या सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर अंबेडकर संदेश पहुँचाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और यही एक तरीका भी है जब बाबा साहब का संदेश जन जन तक पहुँचेगा। एक और निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की बात, संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और उस प्रश्न का जवाब यदि आप ध्यान से वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं तो बहुत आसानी से उस वीडियो में पूछे गए आंसर को आप दे पाएंगे, और उस आंसर को आपको इसी चैनल में जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप दे सकते हैं। सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच किया करें, क्योंकि कंप्लीट संदेश कंप्लीट ही होता है और वो सारांश युक्त होता है। उसका सारांश आप ले जाकर समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। समाज का मार्गदर्शन करने के दृष्टिकोण से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। एक और निवेदन आपसे हम करना चाह रहे थे कि आज जब आप आंसर वहां लिखें, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो अपना एड्रेस जरूर लिखा करें, कम से कम जिले का नाम और प्रदेश का नाम जरूर लिखा करें, जिसे हम समझ पाएंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अंबेडकर संदेश सुनने के लिए किन किन प्रदेशों या किन किन जिलों के सम्मानित साथी जुड़े हुए हैं। सम्मानित साथियों, अब ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे लेकर आते हैं बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने 8 अक्टूबर 1932 को दिया था। आप सभी को मालूम है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को होता है, और उसके ठीक तत्काल बाद 28 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने जो स्पीच दिया वो हम इससे पहले के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप तक पहुंचा चुके हैं। अब बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, जो पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब का ये क्रांतिकारी भाषण निश्चित रूप से हर मिशनरी को, हर डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी को सुनना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच करने के बाद कम से कम एक मिशनरी साथी को जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय यहाँ पर बहुत
आकर्षक है। भोली भाली कल्पनाओं के कारण मृत्यु लोक का जीवन कष्टकारक हुआ है। भोली भाली कल्पनाएं, ये एक्सप्लेन हम करेंगे बाबा साहब के ही शब्दों में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 358 से 361 तक का आज हम पूरा ये स्पीच लेकर उपस्थित हैं। बेलाशीष रोड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास के मैदान पर शनिवार दिनांक 8 अक्टूबर 1932 को रात के 10:30 बजे पुरुष और महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हुई थी। आप समझिए मेरी बात को, 10:30 बजे रात के भारी संख्या में लोग एकत्र थे। जानते हैं क्यों? बाबा साहब को सुनने के लिए। बाबा साहब के गोल में सम्मेलन और पूना पैक्ट के दौरान दिन रात जो बाबा साहब ने एक कर दिया। जिन साथियों ने पूना पैक्ट के दौरान के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बाज किया सुना है, वो इस बात को जानते हैं किस तरह से रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, रात भर कार्य बाबा साहब ने किया है। आज रात के 10:30 बजे भारी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित हैं बाबा साहब को सुनने के लिए। यह था त्याग और समर्पण। समाज का सहयोग किस तरह से बाबा साहब को मिल रहा था और बाबा साहब को मोटिवेट करने का कार्य कर रहा था, ये देखने लायक है सम्मानित साथियों, सोचने लायक है। दिन के 10:30 बजे अगर कार्यक्रम किया जाए, कितने लोग उपस्थित होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां रात के 10:30 बजे भारी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं मेरे साथियों। इस बात को हमें समझना होगा, चिंतन करना होगा। जो भारतीय संविधान बाबा साहब ने दिया है, उसे हमें भी दिन रात एक करके उस भारतीय संविधान की रक्षा करनी मेरे साथियों। बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उनकी रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, संरक्षण करना है। ये हम सभी का दायित्व है। आइए आगे देखते हैं इस सभा में क्या कुछ होता है। उस सभा का अध्यक्ष श्री बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे ने स्वीकारा था, जो सोशल सर्विस लीग के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। अध्यक्ष पद का सम्मान दिए जाने के लिए आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, विद्वता, मनोधैर्य और वीरता के कारण पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कायल हुई है। उनके भाषण समारोह में अपने जैसे सामान्य समाज सेवी व्यक्ति को अध्यक्ष पद मिलना, यह एक तरह के संकट में पड़ना ही है। लेकिन पत्थर को भगवान बनाने की आदत हिंदुओं को है ही, आप इसके अपवाद कैसे हो सकते हैं? उस वक्त कहने योग्य कुछ और बातें कहने के पश्चात उन्होंने सभा के कामकाज की शुरुआत की। इस सभा का प्रमुख काम था पुणे के सुलहनामे को अनुमोदन करना। श्री शिवतरकर से सुलहनामा पेश करने के लिए कहा गया। इस सुलहनामे पर हस्ताक्षर करने वालों में से श्री शिवतरकर भी एक हैं। डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं में जब बातचीत चल रही थी, तब वे भी वहां उपस्थित थे। इस सुलहनामे पर उनका भाषण बहुत अच्छा रहा। श्री चौहान तथा अन्य वक्ताओं से इस प्रस्ताव के लिए अनुमोदन पाने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट में प्रस्ताव मंजूर किया गया। दूसरा प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया, बोले के बिल की मंजूरी के लिए था। श्री बनमाली ने उसे प्रस्तुत किया। मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल कमेटी में अस्पृश्यों के खास प्रतिनिधि का होना किस तरह आवश्यक है, ये उन्होंने अच्छी तरह स्पष्ट किया। सही अनुमोदन मिलने के बाद इस प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। उसके बाद अध्यक्ष ने डॉक्टर अंबेडकर से भाषण करने का अनुरोध किया। उनका भाषण सुनने के लिए श्रोता पहले से ही बहुत उत्सुक थे। उपरोक्त 2 प्रस्ताव रखने और मंजूर करने में काफ़ी समय बीत गया था, इसलिए श्रोताओं की उत्सुकता अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उनके भाषण में नाटकता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हर शब्द चित्ताकर्षक और विचारों को बढ़ावा देने वाला था। उनके भाषण में कोई कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। विचारों को इतने सीधे साधे शब्दों में पिरोया गया था कि अनपढ़ हो या बच्चा हो, हर कोई आसानी से समझ ले। इसके बावजूद हर शब्द और मुद्दों को कुशल कानून विद की तरह पेश किया गया। कत्ल के मामले में फांसी पर लटकाए जाने वाले आरोपी का केस कोई कुशाग्र बुद्धि का वकील जिस तरह ज्यूरी के सामने पेश करेगा, उसी कुशलता से वे हर विषय लोगों को समझाते हैं। ज्ञानाभिलाषी छात्रों को बड़े जतन से विषय समझाने का उनका कौशल जब वे अज्ञानी श्रोताओं को समझाते हैं, तब भी सहजता से प्रतिबिंबित होता है। शनिवार की रात उनका भाषण इसी तरह संस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तड़पने वाली वृत्ति हो या काल्पनिक स्वर्गीय नंदन वन की प्राप्ति पर आशा भरी नजर हो,
दोनों आत्मघातक हैं। मृत लोक का कष्टकर जीवन उन भोली भाली कल्पनाओं के कारण ही कष्टमय हुआ है। खुद के बल पर पोषक आहार कमाना, ज्ञानार्जन के साधन प्राप्त करना और अन्य तरह से जीवन सुखमय बनाना आदि महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ बहुजन समाज का खुद ध्यान नहीं रहा। इसीलिए पूरे देश की प्रगति पर इसका बुरा असर हुआ है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से हमें पता चलता है कि गले में पहनी तुलसी माला के सहारे आप मारवाड़ी के कैंची के समान ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, या राम नाम के जाप करते हैं इसलिए मकान मालिक आपको किराए में छूट नहीं देता और ना ही दुकानदार अपना पैसा कम करता है। आप नियम से पंढरपुर की यात्रा करते हैं, इसके लिए आपका मालिक आपकी तनख्वाह बढ़ाता नहीं। समाज के बड़े हिस्से के इन मूल कल्पनाओं में खो जाने के कारण कुछ स्वार्थी लोगों को उनके बुरे इरादों में सफलता मिलती है। वे आपके कामों में रुकावटें खड़ी करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इसलिए कम से कम अब के बाद तो सतर्कता बरतें। यहाँ बाबा साहब सतर्क रहने की बात कर रहे हैं मेरे साथियों, और सच बात है। समाज यदि जो समाज सतर्क रहता है, सजग रहता है, यूँ कहें कि जागृत अवस्था में रहता है, उस समाज का बुरा नहीं कर सकता कोई, उस समाज का बाल वाका नहीं कर सकता है कोई। जो समाज सो जाता है, सुप्ता अवस्था में चला जाता है, उस समाज का बुरा ही बुरा लोग करने की सोचते हैं और करते भी हैं। लेकिन यदि आप जागृत अवस्था में रहेंगे तो समाज का कोई भी कितना कुटिल व्यक्ति क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से आपका बुरा नहीं कर सकता। सामान्य साथियों, हम जागृत रहें, समाज जागृत रहे, इसी उद्देश्य के साथ तो अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है। समाज को जागृत करने का ही तो उद्देश्य है अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाना। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कम से कम अब के बाद तो सतर्कता बरतें। आज आप लोगों को थोड़ी बहुत राजनीतिक सत्ता मिल रही है। अब अगर आप सत्ता के प्रति उदासीन रहे, अपनी आज की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कोई उपाय आपने नहीं किए तो आपका हाल बुरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा साहब सजग रहने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व तो हमने दिलाया आपको गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, थोड़ी बहुत सत्ता का हिस्सा आपको मिल रहा है और फिर भी आप उदासीन रहते हैं तो आपका हाल बुरा होगा। अगर आपने अपनी सोच को पुराने दिन ही अच्छे थे जब दाल रोटी से गुजारा हो जाता था, इस तरह की सोच आपने रखी तो आपकी स्थिति में कभी सुधार नहीं आ सकता। जीवन में तरक्की ले आने के लिए इस तरह की सोच से मुक्ति पाना आवश्यक है। इस तरह की मानसिकता और उदासीनता घातक साबित होगी। मुझे आशंका है कि आज हम में से जो जागरूकता पैदा हो रही है वह अगर क्षणिक साबित होकर यहीं खत्म हो गई तो क्या होगा। जिस गुलामी को नेस्तनाबूद करने के लिए हमने कोशिश की, फिर से आप कहीं उसी के चंगुल में तो नहीं फंस जाओगे। अब तक वैष्णव पंथ के संतों ने आपको समानता के पायदान पर ले जाने की कोशिशें की है, लेकिन उनकी सीख पूरी की पूरी आध्यात्मिक पारमार्थिक होने के कारण तथा वे खुद ऐहिक सुखों से अछूते रहे, इस वजह से वे अपने समाज में अपना दर्जा बना नहीं सके। उनकी सीख से अपनी आपकी गुलामी की हालत में रत्ती भर का फर्क नहीं आया है। भारत का बहुजन समाज राजनीति से अलग रहने के कारण आज देश की दुर्दशा हुई है। इसीलिए हमें इस गलती को दोहराना नहीं है। हमें बड़ी सावधानी से अपने अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनानी है। शिक्षा और अस्पृश्यों की उन्नति में घनिष्ठ संबंध है। मुंबई शहर में उनकी संख्या करीब 2 लाख के आसपास है। मुंबई में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल कमेटी के हाथ में है। साल भर में कमेटी का खर्च 30 से 32 लाख रुपयों तक होता है। इस खर्चे में अस्पृश्य लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। भिन्न भिन्न स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें अस्पृश्य अध्यापकों की भी नियुक्तियां की जाती हैं अथवा नहीं। बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भिन्न भिन्न स्कूलों में अध्यापकों की जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें अस्पृश्य समाज के अध्यापक की नियुक्तियां हो रही हैं अथवा नहीं हो रही। आदि अस्पृश्यों के हितों से संबंधित कई अहम सवाल हैं। इन सवालों को कैसे हल किया जाता है, इस पर नज़र रखने के लिए अस्पृश्यों का कम से कम एक प्रतिनिधि स्कूल की कमेटी में होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने हमेशा उचित प्रतिनिधित्व की बात की और आज देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सारी संस्थाएं देखेंगे जहां आज भी
अस्पृश्य समाज वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व उसका नहीं है। बहुत सारी कमेटियाँ ऐसी बनती हैं, न्यायिक आयोग बनते हैं जिनमें एससी एसटी के कोई लोग होते नहीं हैं। सामान्य साथियों, इस तरह की कमेटी, इस तरह के आयोग जहां पर एससी एसटी का प्रतिनिधित्व ही ना हो, तो आप सोच कर देखिए कैसे न्याय होगा। इसलिए बाबा साहब यहां पर जोर देते हैं कि उस कमेटी में जहां पर ये नजर रखी जा सके कि अस्पृश्यों के हितों से जो संबंधित सवाल हैं, जो नौकरियां हो रही हैं, उसमें अस्पृश्य कितनी संख्या में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। इस तरह की जो कमेटी है उसमें निश्चित रूप से कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का होना बहुत जरूरी है। इस सीधी सादी मांग का कोई क्यों विरोध करे, ये मेरी समझ से बाहर है। इस विधि परिषद में ग्राम पंचायत बिल चर्चा के लिए रखा गया है। इस बिल के अनुसार पंचायत को छोटे छोटे फौजदारी और दीवानी मुकदमों में न्याय दान का अधिकार दिया गया है। पंचायत के सदस्यों का चुनाव लोग करेंगे। इस तरह चुनाव जीत कर आने वाले लोगों के निष्पक्ष होने के बारे में शक है। हर गांव में अस्पृश्यों की संख्या उसी गांव के रहने वाले लोगों के अनुपात में बहुत कम होने और उनकी पूरी तरह निर्भर होने के कारण इस ग्राम पंचायत के संविधान में जब तक अस्पृश्यों के लिए कोई स्व सुरक्षा की योजना नहीं होगी, तब तक इस समाज के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यों की संख्या प्रत्येक गांव में अन्य समाज की अपेक्षा बहुत कम है और उन्हें स्व सुरक्षा यानी कि उनके स्वयं की सुरक्षा का जब तक इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपने अधिकार मांगेंगे तो कुचल दिए जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, उनका शोषण अत्याचार जारी रहेगा। इसलिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो अस्पृश्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात है। बाबा साहब कहते हैं कि वर्ली की सभा में जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार संगठित रूप से काम करने के लिए एक केंद्रीय संस्था की स्थापना की जानी है। इस तरह की संस्था के अभाव में अस्पृश्य समाज के लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं अस्पृश्यों को मराठों ने पीटा, कहीं उनके बच्चों को परेशान किया, कहीं जमीन छीन ली गई। इस तरह की कई शिकायतें होती हैं। एक गांव में ऐसे ही किन्हीं कारणों से तहसीलदार ने गांव के कर्मचारी महार को शो काज नोटिस देकर, कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा, क्योंकि कनिष्ठ अफसरों ने झूठी शिकायत की थी कि महार सरकारी काम नहीं करते, जबकि महारों ने सरकारी काम करने से कभी भी इनकार नहीं किया। मेरे साथियों, तहसीलदार के सामने उन्होंने इस आशय का जवाब भी दिया, लेकिन तहसीलदार ने उल्टा जवाब दर्ज किया और महारों के बर्तन जब्त करने की सिफारिश की। वरिष्ठ अधिकारियों का भी वही हाल होता है, कोई भी महारों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर कुछ सालों तक के लिए महारों की खेती की जमीनें छीन ली गई। इसमें महारों का हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। मेरे साथियों, ऐसी शिकायतें सुनने में आते ही कोई वकील वहां भेजा जाना चाहिए, वहां पूछताछ की जानी चाहिए। वहां पूछताछ करने के बाद लेकिन रुपयों की कमी के कारण ये करना काफ़ी कठिन होता है। इस काम के लिए फंड इकट्ठा कर व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सामान्य साथी, समाज के भले के लिए बाबा साहब लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि फंड की व्यवस्था हो जिससे इस तरह की समस्याओं से भी निपटा जा सके। हाँ, इन सरकारी अधिकारियों को साफ साफ बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही सब अन्याय चलता रहा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बाबा साहब ने यहाँ पर स्पष्ट घोषणा कर दी। मेरे साथियों, इस प्रकार उनके भाषण के बाद सभा में आए मड़ियार साहब से 2 शब्द कहने की विनती की गई। मड़ियार साहब ने पुणे के सुलहनामे के प्रति अपनी खुशी जाहिर की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के काम की बहुत प्रशंसा की। आखिर में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करने के बाद सभा का समापन हुआ। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्यों कहा कि बहुजन समाज राजनीति से अलग रहने के कारण आज देश की दुर्दशा हुई और उन्नति के लिए क्या करना है। दूसरा प्रश्न है, अस्पृश्यों के हितों से संबंधित अहम सवाल क्या है। अस्पृश्यों के हितों से संबंधित अहम सवाल क्या है? आज इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आप देंगे तो आपका निश्चित रूप से हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। वीडियो आपने अंत तक वॉच किया है और इसीलिए आप आंसर यहाँ दे पाएंगे। इन 2 में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। आपका जवाब आंसर देखते ही मुझे बहुत खुशी होगी, क्यों खुशी इस बात की होती है कि आपने पूरा अंबेडकर संदेश को समझा है। अंबेडकर संदेश को समझने का मतलब आपने बाबा साहब के हूबहू बातों को समझा है। मेरे साथियों,
और यदि आपने समझा है तो निश्चित रूप से आप इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इसमें हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कम से कम एक सम्मानित साथी को, एक अंबेडकर अनुयायी को ये वीडियो जरूर आप भेजने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बार बार बाबा साहब ने वैचारिकी सेंटर बनाने पर बल दिया है और एक ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है इस समय सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, देश भारत में। और इसमें यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान देना चाहते हैं तो आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पर दिया गया, इस अकाउंट नंबर पर आप भी अपना अमूल्य योगदान, धनदान कर सकते हैं। ये सीधे वैचारिकी सेंटर में ही जाकर खर्च होगा। और हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।